हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम कमल दोतवानी एंड वर्किंग एज अ फैकल्टी इन ह्यूमैनिटीज़ एट कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल। First of all, to begin with, I would like to thank KIS because KIS has given me an opportunity to talk with Dr. Vishnu Sarkar, who has just penned down a book. We are here today to talk to him, to have a conversation with him, to share those deep insights, and also to understand that what kind of inspiration he got to pen down this particular book. So friends, let's welcome Dr. Vishnu Sarkar. Namaste, Dr. Vishnu Sarkar ji. A friend, a philosopher, a guide, an artist, a painter, a linguist, and above all, a very good human being. आप ही के ट्रेडमार्क स्टाइल में, जो कि आपने ऑफ़र किया KIS को, इस तरह का नमस्कार और स्वागत करता हूं आपका इस मंच पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से बुधवा के प्रकाशन पर। आप सभी को बहुत बहुत आभार। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि मैं पहले सोचता था एज अ फ्रेंड कि मैं आपको बहुत जानता हूं। बुधवा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसी कई तहें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बुधवा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं सागर, जो कि डॉक्टर विष्णु सरकार हैं, उनकी सिर्फ एक बूंद से परिचित हुआ। कई ऐसे सवाल थे जो आपसे पूछने थे, जानना चाहता था क्यों, कब, कैसे, क्योंकि बुधवा के बारे में इससे पहले कुछ पता नहीं था। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जितना मुझे पता है, बुधवा शायद हिंदी में बुद्धू या मूर्ख, इंग्लिश में स्टूपिड, शायद उससे कहीं कनेक्टेड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पहली किताब के लिए ऐसा टाइटल क्यों? अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी तो इसमें भूमिका में लिखा गया है कि बुधुआ जो है वो एक आम आदमी मेरे जैसा, आप जैसा, एक रिक्शे वाला, एक मूंगफली बेचने वाला, एक चाट बेचने वाला, एक मजदूर। और कई बार हम ये मान लेते हैं कि आम आदमी जो है वो शायद मूर्खता की चरम सीमा छूने लगता है कई बार। दूसरी चीज़ ये है कि बुधुआ एक बहुत ही देहाती नाम है, जो देहात में माँ बाप अपने बच्चे को कभी बुधुआ बुला लेते हैं। आपने इसको बुद्धू से जोड़ा, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से देखें कि वो बुद्धूपन न होकर वो उस आम आदमी की सरलता है। वो सरल है, वो मन से बच्चा है। तो पूरी जो सोच है इसके पुस्तक की वो वही है कि एक आम आदमी कैसे सोचता है, क्या सोचता है। तो वो जो उसकी उस आम आदमी की सरलता है, वही बेसिकली आपकी पूरी किताब में प्रकट होकर बाहर आती है, उसकी कविताओं में, कि उसका क्या नज़रिया है दुनिया के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, सफलता के बारे में, असफलता के बारे में, संघर्षों के बारे में। इसलिए आपने उसका नाम बुधवा रखना उचित समझा। मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो भूमिका शुरू होने से पहले आपकी किताब के अराउंड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा था, कुछ इस तरह का कि बच्चों का तुतलाना लिखा, युवाओं का शर्माना लिखा, अम्मा का झुंझलाना लिखा और दादी माँ का रब लिखता हूँ। ये शुरुआत है आपकी किताब की। ये कवर के एकदम साइड में था। दैट अट्रैक्टेड माई अटेंशन बिकॉज मैंने जब आपकी कविताएं पढ़ी पूरी किताब में, मैंने जब बुधवा पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कई जगह पर आपका बचपन था, क्योंकि आप दोस्त हैं, आपने कई बातें मुझसे शेयर की हैं, तो आपका बचपन था, आपकी माँ के बारे में, आपकी दादी माँ के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपके मास्टर जी के बारे में। सो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आई। पहले तो नहीं, लेकिन बुधवा पढ़ने के बाद अब लगता है कि आपसे पूछूं कि और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने हमारे साथ
शेयर नहीं की अभी तक, आपने हमारे साथ बांटी नहीं। कुछ अपने बचपन, अपनी संघर्षों के बारे में बताइए। कुछ और जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर विष्णु सरकार के बारे में। नहीं, मेरी जैसे ये पुस्तक है बुधुआ, जैसे इसमें अगर आपने पढ़ी है तो इसमें आप देखें पाएंगे कि अधिकांश कविताओं में कोई बहुत ज़्यादा पंडिताई नहीं दिखाई गई है, और प्रयास भी नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी की कहानी है, आम भाषा में कही गई बात है। और मेरे ख्याल से शब्दों का चयन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई कि जब हम साधारण बात कहते हैं साधारण मनुष्य के विषय में, तो वो बड़ी साधारण तरीके से ही कह दी जाती है। और रही बात मेरी, तो इसमें जितना कुछ भी है, अधिकांश वो बातें हैं जो मुझे अंदर महसूस हुई। जो महसूस हुई मैंने उसको वैसे का वैसे ही कह देने का प्रयत्न किया, उसको अंदर न रख के। बहुत छोटा था जब पिताजी अधिकारी थे सिंचाई विभाग में, लेकिन बहुत छोटा था जब मैंने शायद लेनिन पढ़ लिया, मैंने मंटो पढ़ लिया, मैंने असगर वजाहत को पढ़ लिया, मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ लिया, और तब मैं 11वीं कक्षा में था जब मैं ये सब पढ़ रहा था। मैंने कृष्णचंद्र पढ़ लिया उसी समय। तो शायद वो 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में, आज मैं अध्यापक हूँ, मुझे समझ में आता है कि वो शायद एक ऐसा समय होता है जब कोई भी बच्चा अपने विचारों की जो फसल है उसको पकता हुआ देखता है, तब फसल जवान हो रही होती है। तो वो जो पढ़ा, और फिर मेरे पिताजी के जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई हर जगह, क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उनका हमेशा पोस्टिंग जंगल में, वहाँ जो मैंने ग्रामीण जीवन देखा, गांव वालों को देखा कि किस तरह एक रिक्शे वाला लौटता है और लौटने के बाद उसको उस दिन कमाई नहीं होती ज़्यादा, तो वो किस तरह अपना जो वो पता नहीं, वो अपनी किस्मत पे गुस्सा करता है या वो अपने ऊपर गुस्सा करता है, और वो घर में आके बच्चों को पीटता है, बीवी को पीटता है। जो ये सारी चीज़ें देखी मैं जो पिताजी के साथ गांव गया और मैंने वहाँ जो सरलता देखी, जो मैंने देखा, मैंने प्रयास किया कि मैं, अगर मैं इसे सीधी सरल भाषा में कहूँ तो इस किताब में एक तरफ मतलब हमारे देश का जो एक बहुत सरल स्वभाव है, जो बहुत दर्शन है गांव का, वो इसके अंदर है। तो आपको मतलब कविताओं के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि वो आप मुझे देख पाएंगे। आप माँ के बहुत करीब थे शायद। हाँ, माँ के इसलिए ज़्यादा करीब था कि पिताजी को समय नहीं मिलता था। वो उनके वो जहाँ हम रहते थे, कालागढ़ एक जगह है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, छोटी सी जगह, पिताजी वहाँ पोस्टिंग थी उनके पास। क्योंकि बंगाली थे तो कोलकाता का सारा चार्ज भी उनके पास था, तो वो महीने में अधिकांश समय कोलकाता में रहते थे वहाँ। तो पिताजी से उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन पिताजी पढ़ने के खूब शौकीन थे। ये जितने भी मैंने बचपन में किताबें पढ़ी 11वीं में, वो पिताजी के लाइब्रेरी की देन है। और मेरी माँ अनपढ़ थी, तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो सबसे अच्छा ये रहा कि जो हम पढ़ते थे कहानियाँ, हमारी माँ को हम सुनाया करते थे। तो शायद वो माँ को सुनाने के चक्कर में वो किताबें पढ़ने का एक शौक पैदा हुआ, और फिर जो माँ की सरलता थी, माँ का जो देखने का नज़रिया था, शायद वो नज़रिया हमारे पास। बहुत अच्छा। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे। कवर पर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, कवर पर आपका नाम तो है डॉक्टर विष्णु सरकार, पर साथ ही साथ कुछ और भी है, निरंकुश। मेरे ख्याल से इट इज़ सर्विंग लाइक अ पेन नेम, राइट? सो इज़ इट अ काइंड ऑफ अ फैशन स्टेटमेंट, और या फिर आप टीचर हैं तो कहीं आपके बच्चे तो आपको इस नाम से नहीं बुलाते हैं? नहीं। तो ये निरंकुश के पीछे क्या राज है? मतलब थोड़ी सी रोशनी डालें तो अच्छा लगेगा। एक अलग कहानी है कि मैं बचपन से बड़ा विद्रोही रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में मैंने विद्रोह कर दिया कि मैं बड़ा ही स्वावलंबी और मैं खुद कमाऊंगा और खुद ये करूंगा। तो मेरे पिताजी जो थे, उनका एक बड़ा अच्छा मुझे वो रहा सहयोग कि उन्होंने कभी ना नहीं कहा। जैसे ही मैंने कमाने की बात की, उन्होंने कहा ठीक है जाओ और कमाओ। तो मैंने, चूँकि पेंटिंग का एक हुनर जो मेरे अंदर था वो बचपन से था, तो मैं जो फुटपाथ के किनारे जो माइलस्टोन होते हैं सड़क के किनारे, मील के पत्थर, मैंने वो भी रंगे, मैंने जिब्रा क्रॉसिंग भी बनाई, जो काम मिला मैं करता चला गया। तो मैंने सब किया, कोई काम छोड़ा नहीं।
यहाँ तक कि पत्थर उठाने का भी काम कर दिया, लेकिन न मैं चूका न मैं झुका। तो वो जिद मेरे अंदर आ गई थी। पता नहीं वो लेनिन की देन है किसकी देन है, मैं नहीं जानता। तो मेरे पिताजी की जो आखिरी पोस्टिंग हुई, ये मुगल सराय, बनारस के आगे मुगल सराय, उसके आगे जमानिया है, वहाँ पर। तो वहाँ मेरा परिचय हुआ हरिवंश पाठक गुमनाम, बड़े अच्छे शायर थे वहाँ। अच्छा, उनका भी एक पेन नेम था गुमनाम। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे शायर थे। जी। तो मैं रोज शाम को, बड़े अच्छे जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, तो मैं रोज शाम को उनके यहाँ बैठा करता था और उनसे बस इसी बात पे चर्चा, कौन सी किताब पढ़ी हमने, क्या लिखा, किसने क्या लिखा। और ये बात है सन 1985 के आसपास की। तब तक मेरी कविताएं अखबारों में छपनी शुरू हो गई थी। तो वो मेरे विचारों से बड़े प्रभावित थे। तो एक दिन वो घर आए और ऐसे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा लड़का जो है निरंकुश है। मेरी माँ ने कहा मानता ही नहीं है कुछ भी, जो कहो वो सुनता नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठा हुआ है, 12वीं पास तो करेगा कम से कम, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तब तक वो पढ़ाई छोड़ चुका था, 12वीं फेल होके। तो वो निरंकुश उनका दिया हुआ नाम है। अच्छा जी। कितनी कितनी हैरानी की बात है कि एक लड़का जिनकी माँ को ये डर था कि वो 12वीं पास करेगा कि नहीं, पढ़ता है, डॉक्टर की उपाधि लेता है और फाइनली एक किताब भी लिखता है। और अब आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, KIS में आप सेकंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपकी माँ शायद आज यहाँ होती तो बहुत खुश होती है जानकर। मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा कि आई मीन उस समय जब आप छोटे थे, आप लेनिन पढ़ते थे, लेकिन आपको स्कूली पढ़ाई में कोई रस ना था। अब आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं सेकंड लैंग्वेज के, आप खुद शिक्षक हैं। मुझे ये समझाइए कि पहली चीज़ मुझे ये जाननी है कि KIS में सेकंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट का हेड बनने का मतलब क्या है? कितनी तरह की भाषाएं सिखाई जाती हैं? आप किस तरीके से इस सारी चीज़ को मैनेज करते हैं? और उससे भी ज़्यादा मैं जानना चाहूँगा कि आजकल की शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आज की शिक्षा बच्चों को बुद्धा बना रही है या बुद्धू बना रही है या फिर बुधवा बना रही है? तो मेरा पहला सवाल, हाँ। नहीं, मैं तीनों सवाल आपके, तीन आपने प्रश्न किए कि कोडाईकनाल स्कूल में एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता था, वो आज कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल जैसे इतना पुराना स्कूल में आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए। मतलब 115 साल का इतिहास है इस स्कूल का। मुझे 22 साल पढ़ाते हुए हो गए। उस 22 साल में मैंने अलग अलग जगह पढ़ाया, अलग अलग, मेरे ख्याल से कोई बोर्ड मैंने छोड़ा नहीं है जिसमें मैंने ना पढ़ाया। और इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि मैं बहुत टॉपर बैक बेंचर रहा हूँ अपने स्कूल में। मैंने 10वीं 2 बार में की और 12वीं में 5 साल लग गए। मुझे 5 साल में मैंने अपना 12th किया। तो लोग कई बार मुझसे कहते थे फेल हो गया, मैंने कहा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने डीप स्टडी की। तो वो ज़्यादा ही डीप हो गई। ठीक है, तो मैं अभी भी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि यहाँ KIS में आपके बच्चे आपसे ज़्यादा प्रभावित ना हों। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक बात, मुझे लगता है, और मेरे एक टीचर बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जो टॉपर्स होते हैं, जो फ्रंट बेंचर होते हैं, वो हो सकता है अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे बैंकर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। अच्छा टीचर हमेशा बैक बेंचर बनता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि जो आखिर में बैठा हुआ जो मूर्ख बच्चा है, द स्टूपिड फेलो, जो बुद्धवा है, व्हाट ही इज डूइंग, वो दूसरी चीज, आखिर के बेंच में वही बैठ सकता है जो बुद्धवा है। क्योंकि उसके मन में सरलता है, उसे नहीं पता कि क्या पढ़ना है, उसको नहीं पता उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन जो आगे बैठा हुआ है फ्रंट बेंच में, वो अपना एक एक चीज प्लान करके बैठा है कि मुझे इतने नंबर चाहिए, मेरा GPA ये होना चाहिए, मेरा भविष्य ये है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जब इसीलिए जो आपने शिक्षा की बात की, तीसरे प्रश्न पे आता हूँ कि शिक्षा, आज जो है शिक्षा व्यवस्था ये है कि वो बुद्धवा तैयार नहीं करती। अगर बुद्धवा तैयार करे तो दुनिया में शांति आ जाए, क्योंकि सरल हृदय लोग बाहर आएंगे। आज हम मनी मेकिंग
जो एजुकेशन है वो मनी मेकिंग, मैन मेकिंग एजुकेशन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये बदलाव आया है। दूसरा बदलाव ये आया है कि हम इंजीनियर बना रहे हैं, हम डॉक्टर बना रहे हैं, हम साइंटिस्ट बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन हम क्या अच्छा इंसान बना रहे हैं? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, स्कूल जो है किसी भी देश का, और आजकल तो देश की बात नहीं होती, हम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, आज ग्लोबल बात है, तो हम दुनिया को नेक्स्ट जनरेशन दे रहे हैं। तो क्या हम अच्छे इंसान दे रहे हैं दुनिया को? इंजीनियर डॉक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान होना, इट्स द टफेस्ट जॉब। तीसरी चीज़, क्या मायने रखता है KIS में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, वो भी सेकंड लैंग्वेज का? हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सिंस दिस इज़ इंटरनेशनल, आई मीन IB इज़ इंटरनेशनल बैटल रेट, राइट? सो जानना चाहता हूँ कि क्या मायने रखते हैं आपके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? मतलब आप कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जा रहे हैं। वो इसका बड़ा प्रश्न उत्तर जो है वो बड़ा अजीबोगरीब सा है, क्योंकि बड़ा कड़वा सच है। लेकिन सच ये है कि मुझे मैंने कक्षा 6 में पहली बार ABCD सीखनी शुरू की और 10वीं में छोड़ दी, क्योंकि 10वीं में मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस का है नहीं। तो जो वश में है वही आप कर सकते हैं ना। तो मैंने तिलांजलि दी, ये है अंग्रेजी माता, विदा करो। ऑप्शन भी था कि आप दूसरे। उसके बाद मैं दूसरे स्कूलों में पढ़ाता रहा, तो वो एक ग्लोबल फीलिंग थी भी नहीं। मैंने पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया और बड़े दबंग तरीके से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल फील्ड में आया, और आने के बाद 2006 में मैं एक स्कूल में, अपना कैफ़े कॉफ़ी डे का स्कूल है, तो वहाँ पर पढ़ाने चला गया। तो वहाँ जाके देखा सब अंग्रेज़ी में काम कर रहे हैं। मुझे कंप्यूटर भी नहीं आता था, वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। मैं बड़ा परेशान कि ये कैसे होगा, ना तो कंप्यूटर आता है ना अंग्रेज़ी आती है। तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन अगले महीने वापस जाना है घर। तो ये मत सोचना कि कुछ विशेष हासिल होने वाला है, मैं वापस आऊँगा। तो मेरी पत्नी जो थी बेचारी, हमेशा मेरी खूब मदद करती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1 महीना तो देखो, और आप हार जाओगे। वो जो आप हार जाओगे, मैंने कहा ये बड़ा, वो पीछे से कई बार होता है। तो आप दुनिया के सामने सर झुका लीजिए, वहाँ झुकाते हो थोड़ा सा शर्म आती है। तो वहाँ पर मुझे बच्चों ने अंग्रेजी सिखाई। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता था, और वो मेरी बात को हुई अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मुझे अंग्रेजी सिखाते थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वहीं मैंने कंप्यूटर सीखा पहली बार। और आज अपना काम चलाओ, अंग्रेजी चल जाती है, बोल लेते हैं बच्चों के साथ भी। लेकिन कोडाईकनाल में यहाँ आया जब मैं, और ज्वाइन किया, और जब मैंने देखा कि इतना बड़ा 8 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन सी? और हमारे यहाँ 8 भाषाएं हैं, तमिल है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद कोरियन है, उसके बाद जोंखा है, उसके बाद फ्रेंच है, जर्मन है, और इंग्लिश भी है। जो कोरियन बच्चे आते हैं, तो वो अंग्रेजी उनकी वो नहीं होती ये लैंग्वेज, तो वो क्या करते हैं, कोरियन लैंग्वेज A लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज B लेते हैं। तो वो भी हमारे पास है। और इतना बड़ा, और सबसे बड़ी बात ये कि हर भाषा को पढ़ाने वाला उस देश का वासी। तो बड़ा कठिन सा था उनकी अंग्रेजी समझना, कई बार बड़ा इधर से ठीक है। लेकिन ये था कि 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुधवा जानता है, वो है व्यवहार। आपका व्यवहार कई बार ऐसा होता है कि आप, जबान की जरूरत नहीं होती, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, है ना। कहते हैं ना, मौन सबसे बड़ी भाषा है, मौन। लेकिन जो भी था, हम बातें करते हैं आपस में, सब कुछ करते हैं, और ईश्वर की कृपा से लोग समझ जाते हैं और काम हो जाता है। लेकिन कोडाईकनाल में काम करना, ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा अनुभव था कि पीछे से आता है। वहाँ कई 3 भाषाएं, कई 4 भाषाएं, यहाँ आते ही 8 भाषाएं, और कम से कम 13 आदमियों का स्टाफ, सब बैठे हुए हैं। सिर्फ भाषाओं में 13 आदमियों का स्टाफ है, और 3 है PYP, MYP और DP। आपको 3 लेवल देखने हैं। तो यानी आपको अपना ही काम नहीं करना, तीनों स्तर पे आपको देखना। तो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस तो बुधवा जीत गया। बुधवा जीत गया। आ, कहते हैं कि हर लेखक को कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन, कुछ प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। आपके केस में वो प्रेरणा स्रोत क्या है? देखिए, वो एक बड़ी बहुत हर आदमी यही कहता है कि आपकी सफलता के पीछे कोई कहता है भाई एक महिला का हाथ होता है। महिला का तो हाथ होता ही है, महिला क्योंकि का माँ हाथ माँ होता है। जन्म तो देती भाई है। सीधे सीधे नहीं, तो मैं उस बात को सीधे सीधे कह देता हूँ कि मेरी माँ का, हाँ, उसमें मेरी माँ का हाथ है। ओके। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और मैं आपको बड़ी मज़ेदार किस्सा बताता हूँ जो शायद इसीलिए मुझे माँ की एक चीज़ याद है कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। जब हम परीक्षा दे के आते थे तो हम अपनी माँ को बताया करते थे कि आज हम साइंस का पेपर हुआ तो साइंस के आज उस परीक्षा में हमने क्या क्या लिखा। उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि घर का नियम है। जब मैं पहली बार केमिस्ट्री का पेपर 10वीं में, मुझे कुछ नहीं आया तो मैं ब्लैंक पेपर छोड़ के चला आया बोर्ड एग्जाम में। मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, आता ही नहीं था कुछ, लिखा नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं। बोले ठीक है, अगले साल की तैयारी करो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही बात थी कि तूने नकल नहीं की, तूने झूठ नहीं बोला, बात खत्म। तो वो सहजता, वो सरलता जो थी, तो वहाँ से बहुत कुछ मिलता चला गया। तो बेसिकली माँ के साथ जितने भी आपके पल गुजरे, वही आपकी यादों में आपकी प्रेरणा का काम करते हैं। और एक बात जानना चाहूँगा कि आप पर्सनली, मतलब आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी, आप पर्सनली किसी राइटर को ऐसा मानते हैं कि ही इज़ अ क्लास अपार्ट, समथिंग लाइक दैट? सो किसी ऐसे राइटर का नाम लेना चाहेंगे जिसको पढ़ के आपको लगा कि हाँ मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? जब मैं बाकी सब तो ठीक था क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे सब लोग, लेकिन जब मैंने सादत हसन मंटो को पढ़ा, मंटो, अच्छा। मंटो, जब मैंने मंटो को पढ़ा तो मैं बिल्कुल, मुझे लगा कि कैसे कोई इंसान ऐसा लिख सकता है। वो जो विद्रोह था, वो जो उसमें समाज में जो आप गंदगी देखते हैं, आप उसके पास से निकल जाना चाहते हैं, कोई नहीं बात करना चाहता। आप सियासी बात कर सकते हैं, आप दूसरी बातें कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पे बात करना, और ऐसे मुद्दों पे बात करना जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर मंटो ने बात की। सबसे ज़्यादा मैं प्रेरित हुआ उनसे। उसके बाद मैंने पढ़ा दुष्यंत कुमार को। जब मैंने दुष्यंत कुमार को पढ़ा तो उनका जो विरोधी स्वर, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलने चाहिए। वो स्वर जो थे, वो मतलब जब आप देखते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि हर आदमी का एक दायित्व है, वैसे ही लेखक का या चित्रकार का या सिनेमाकार का जो भी है, उनका एक दायित्व है समाज के प्रति, और वो दायित्व बड़ी शालीनता से निभाया जाता है। तो वो चीज़ें बहुत प्रभावित, यहाँ तक कि फिल्मकारों में भी जब मैंने बिमल रॉय के को देखा, या फिर मैं एक नाम लेना चाहूँगा शैलेंद्र, जब मैंने शैलेंद्र को देखा और शैलेंद्र के जब मैंने गीत पढ़ने शुरू किए, लाजवाब गीत हैं। शायद हम सुनते हैं और मतलब सुना अनसुना कर देते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा एक वो है कि समाज से सीधे सीधे जुड़ा है कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। उस जमाने में अगर ये गीत लिखा गया तो आप सोचिए कि क्योंकि जो भी लिखा जाता है वो समाज से लिया जाता है, तो उस समय समाज की जो विकृति थी तब आने लगी थी। आज तो विकृत समाज है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आज आप मानसल सौंदर्य पे गीत लिखना, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं लिख नहीं पाता। मुझे कई बार मेरी पत्नी भी कहती है कि आप प्रेम, मैंने कहा प्रेम करने के लिए वो परिवेश चाहिए, लेकिन जब आप समाज को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि 40 करोड़ जनसंख्या भूखी है, जब बच्चे भूखे हैं, जब किसान मर रहे हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपका दायित्व क्या ये है कि आप मानसल सौंदर्य पे बात करें या आप उस समय समाज की बात करें? तो मैं सिर्फ ये मेरा दायित्व है जो निर्वाह है। खैर इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ आपकी। बेसिकली आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे टाइम पे इवन अगर आप किसी लड़की की खूबसूरती पे बात कर रहे हैं फिल्मों में भी, तो गाने कुछ इस तरीके से होते थे कि
खूबसूरती लगती थी। आई स्टिल रिमेंबर, एक पुराना गाना था, शायद आपको याद हो, नूतन पे फिल्माया गया, सरस्वती चंद्र आई सपोज फिल्म का नाम था, चंदन सा बदन चंचल चितवन। एंड मैं उनके जो गीतकार हैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर एन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर जहाँ पे इन्हीं गीतकार ने करीबन 15-20 साल बाद सेक्सी 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 मुझे लोग बोलें गाना लिखा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ट्रांजिशन कैसे आया और क्यों ये गीतकार मजबूर हो गया कि ये लिखने के लिए। तो मेरे ख्याल से राइटर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि समाज में वो क्या देना चाहता है अपनी कलम के द्वारा। इसी बात पे मैं चाहूँगा कि बेसिकली आप इस बुधुआ में से आप कोई कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि वो आपके दिल के करीब क्यों है। इसमें वैसे तो ये प्रश्न ऐसा है जैसे आप किसी माँ से ये पूछे कि कौन सा बच्चा तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, ये प्रश्न ऐसा है। लेकिन रचनाकार के लिए उसकी हर कृति उतनी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। नहीं, इसीलिए मेरे ख्याल से ये मेरा टफेस्ट सवाल होगा तो आपके लिए। हाँ, लेकिन इसमें सभी, मुझे तो सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन एक एक कविता है इसमें जो मैं एक दिन जा रहा था और रास्ते में, और दिल्ली शहर में एक बिल्डिंग बन रही थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस इमारत को उन्होंने वो किया था और मैं देख रहा था गर्मियों के दिन और धूल से भरे हुए मजदूर जो हैं, पसीने से नहाए हुए मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। मैं उसे देखता रहा और देखने के बाद जो मैं सोच रहा था कि क्यों, कैसे, तो वो कुछ जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने लिखा उसके बाद घर जाके, क्योंकि शायद ऐसे ही पर जब आपके दिमाग पे कोई चीज़, दिल और दिमाग पे कोई चीज़ चोट पहुंचाती है तो आपको नींद तो नहीं आती। तो उसके बाद जो अब मैंने लिखा, इस का शीर्षक है पसीना। सीधा सीधा शीर्षक है और सीधी सीधी बात है कि मजदूर की बनाई इमारत पर उसका पसीना नहीं दिखता है। मजदूर की बनाई इमारत पर उसका पसीना नहीं दिखता है। इस कथित सभ्य समाज में यह कितना सस्ता बिकता है। कथित सभ्य समाज में यह कितना सस्ता बिकता है। बहुत खूब। चीथड़ों में देह लपेटे जलते सूरज की ताप समेटे, नंगे पांव हाथ में छाले, यह पल पल कितना धुकता है। इस कथित सभ्य समाज में यह कितना सस्ता बिकता है। गाली खाता, भूख पहनता, अपमान ओढ़कर सोता है। गाली खाता, भूख पहनता, अपमान ओढ़कर सोता है। पाता है थोड़ा सा लेकिन कितना कुछ ये खोता है। जैसा था मजदूर है वैसा। जैसा आज हम लोग बात करते हैं कि समाज बहुत आगे बढ़ गया, शाइन इंडिया और पता नहीं क्या क्या। जैसा था मजदूर है वैसा पूंजीवादी आधुनिकता है। इस कथित सभ्य समाज में यह सबसे सस्ता बिकता है। सबसे सस्ता बिकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। उभरते हुए कलाकारों के लिए मुझ जैसे, मुझे नहीं पता मैं कभी बुधुआ लिख पाऊंगा कि नहीं। मेरे ख्याल से एक कलाकार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी संवेदना। वो कैसे जुड़ता है लोगों से, कितना करीब आ पाता है उस दुख के और या उस सुख के। उभरते हुए कलाकारों के लिए या उभरते हुए लेखकों के लिए आपका कोई संदेशा? देखिए, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, नए बच्चे हैं, अगर वो लिखना, सबसे बड़ी बात ये, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरा सीधा सीधा मानना ये है कि आप एसी कमरे में बैठकर कीचड़ की बात तो नहीं लिख सकते। एसी कमरे में बैठकर आप गांव की पगडंडियां नहीं देख सकते। एसी कमरे में बैठकर आप किसान के पैरों की बेवाइयां नहीं देख सकते। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको उस औरत को देखना पड़ेगा जो गोबर थाप कर, उसके उपले बनाकर, उसमें फूंक मारकर उससे शाम का रोटी बनाने का प्रयास कर रही है। आपको उसके बीच में जाना पड़ेगा। उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक आपकी संवेदना जो यहाँ होती है, और एक आपकी समझ जो यहाँ होती है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को चाहिए कि, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि क्या हम
मनी मेकर पैदा कर रहे हैं, मतलब मनी मेकर हैं या हम मैन मेकर हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्या माता पिता अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्या हम बच्चों को सारी चीज़ें आसानी से जो दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की संवेदनाएं मार देते हैं उससे। तो आप 5 स्टार में बैठकर भूखों की बात कर सकते हैं, लेकिन आप भूख समझ नहीं सकते। भूख समझने के लिए आपको वहाँ भूख मतलब जहाँ भूख है वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। मैं ये मानता भी हूँ और अब जानता भी हूँ कि जो भी आप कह रहे हैं उसमें किसी हद तक सच है। और मेरे ख्याल से कोई भी जो किताब लिखना चाहता है या कोई भी जो इस समाज में जी रहा है, उसे समाज से कट कर कुछ भी नहीं करना चाहिए। समाज के साथ जीने का मतलब ही ये है कि समाज के दुख, समाज के संघर्ष आपके संघर्ष है, और शायद तभी एक आदमी लेखक बन सकता है। जितना आपसे मिलता हूँ उतना सीखता हूँ, जितना आपको जानता हूँ उतना समझता हूँ कि बुद्धुआ में क्या क्या है और क्यों है, और शायद बुद्धुआ शुरुआत है बुद्ध बनने की। आज का दिन बहुत हसीन था, आपके साथ बैठे थोड़ा बतियाए, कुछ और खिड़कियाँ खुली, कुछ और झरोखों से झांका, और किसी एक शायर ने कहा है कि साथ हमारा पल भर ही सही। इस समय मैं आपके साथ की बात कर रहा हूँ कि साथ हमारा पल भर ही सही, पर ये पल पर इस पल जैसा मुकम्मल कोई कल नहीं। हो शायद हमारा मिलना कहीं, डर तू नहीं तो तेरी यादें संग सही। यही कह के, इसी उम्मीद के साथ कि आप फिर से कोई ऐसी किताब लिखेंगे, मैं फिर से आपके साथ बैठूंगा, फिर से थोड़ा बतियाऊंगा, आपको समझूंगा, खुद को समझूंगा, समाज को समझूंगा, ज़िंदगी को समझूंगा, और शायद आगे चल के मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ज़रूर ज़रूर, स्वागत। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमें। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी मंच पर। ज़रूर। नमस्कार।